एक ऐसा शांत गांव जिसमें एक खूनी दर्पण है। आज इस कहानी को सुनकर आप सभी की रूह कांप जाएगी। चलिए, बिना किसी बात को देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि, आपका अपना राउंड अप हॉरर। जल्दी से इस चैनल को चाहो तो आप सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। गुमनाम गांव का भयानक इतिहास। उत्तराखंड की शांति पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव रूपनगर। यह गांव अपनी सुंदरता और प्रकृति शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था। एक रहस्य जो सदियों से इस गांव की आत्मा को डरा रहा था। गांव के बाहरी छोर पर एक प्राचीन परित्यक्त हवेली थी जिसे दर्पण महल कहते थे। कहा जाता है कि इस हवेली में एक ऐसा शापित दर्पण था जो देखने वाले को उसकी सबसे बुरी हकीकत दिखाता था और फिर उसे हमेशा के लिए अपनी काली दुनिया में खींच लेता था। गांव के बुजुर्ग आपस में फुसफुसाते थे कि इस हवेली में मोहन नाम का एक दुष्ट चुड़ैल रहती थी जो दर्पण के माध्यम से आत्माओं को शिकार करती थी। अमन, एक युवा फिल्म निर्माता, अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए पुरानी और भूली बिसरी कहानियों की तलाश रूपनगर आया। उसके साथ उसकी टीम के दो सदस्य रिया और सिमर कैमरामैन थे। गांव वालों ने उन्हें दर्पण महल और मोहना चुड़ैल की कहानियों से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन अमन, जो तर्कवादी था, इन बातों का अंधविश्वास मानता था। उसे लगा कि यह कहानी उसकी डॉक्यूमेंट्री के लिए एकदम सही है। गांव के सरपंच ने उन्हें बताया, बेटा, उस हवेली के अंदर एक कमरा है जिसमें एक बड़ा दर्पण रखा है। जिसने भी उस दर्पण में अपनी परछाई देखी है वह कभी वापस नहीं लौट कर आया। कुछ कहते हैं कि उनकी परछाई उनसे अलग होकर दर्पण में कैद हो चुकी है और कुछ कहते हैं कि उन्हें दर्पण में अपना भयानक रूप दिखा, जिसके बाद वे या तो पागल हो गए या गायब हो गए। अमन ने उनकी बात हंसी में उड़ा दी। सरपंच जी, यह सब सिर्फ कहानियां हैं। अगली शाम सूर्यास्त होते ही अमन अपनी टीम के साथ दर्पण महल की ओर चल पड़ा। हवेली का गेट सालों से बंद था, लेकिन उसकी लड़की की इतनी सड़ी हुई बातें थी कि एक धक्का देती ही वह चरमराकर खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब से सड़े हुए फूलों की बदबू थी। मकड़ी के जाले और टूटे फूटे फर्नीचर से हवेली डरावनी लग रही थी। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हॉल के बीचों बीच एक काले नक्शा सीदार फ्रेम में एक विशाल दर्पण खड़ा था। दर्पण पर धूल जमी थी, लेकिन फिर भी वह एक अजीब सी चमक बिखेर रहा था। उसके पास आते ही हवा में एक अजीब सा ठंडक फैल गई। रिया ने अपना रिकॉर्डर को सेट किया। उन्होंने दर्पण को साफ किया। जैसे ही धूल हटी, दर्पण से एक भयानक काली चमक बिखेरी। उसके शीशे में एक हल्की सी लहर उठी, जैसे वह कोई स्थिर वस्तु न होकर एक गहरा पानी का तालाब हो। अमन ने दर्पण में अपनी परछाई देखने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी परछाई धुंधली और विकृत दिखी। उसे लगा जैसे दर्पण में कोई दूसरा अमन हो जो उसे घूर रहा हो। तभी रिया को अपने कानों में एक धीमी मीठी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो।
वह आवाज इतनी प्यारी थी कि रिया मंत्र मुग्ध सी हो गई। उसने धीरे धीरे दर्पण की तरफ कदम बढ़ाए। रिया रुक जाओ, अमन चिल्लाया, क्या कर रही हो? लेकिन रिया सुन नहीं रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही वह दर्पण के सामने पहुंची, उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन वह उसकी परछाई नहीं थी। दर्पण में उसे एक बेहद खूबसूरत औरत दिखी, जिसके लंबे काले बाल थे और जिसके आंखें सम्मोहित कर देने वाली थी। वह औरत मुस्कुराई और उसका प्रतिबिंब रिया की ओर हाथ बढ़ाने लगा। अचानक दर्पण से एक सुंदर और भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसके बाल सांपों जैसा लहराने लगे। उसकी आंखें लाल अंगारों में बदल गई और उसके होठ पर एक भयानक नुकीले दांत दिख रहे थे। चुड़ैल का प्रतिबिंब रिया का झपटा। रिया चीखी, लेकिन उसके गले में आवाज अटक गई। दर्पण से काले पतले हाथ निकले और रिया को दर्पण के अंदर खींच ले गए। अमन और समीर चिल्लाते रहे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। रिया का शरीर धीरे धीरे दर्पण में समाने लगा और उसकी चीख हवा में धुल गई। एक पल में रिया गायब हो गई और दर्पण में सिर्फ उसकी परछाई दिखने लगी, लेकिन वह परछाई दर्द से कराह रही थी। समीर, जो यह सब रिकॉर्ड कर रहा था, अपने कैमरे में वही गिरगा कर भागने लगा। वह हवेली में गलियारों में धुआंधुन दौड़ रहा था। उसके कानों में रिया की चीखें गूंज रही थी। अमन भी उसके पीछे भागा। वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवेली के गलियारे उन्हें धोखा दे रहे थे। दरवाजे अपनी जगह से हिल गए थे और हर तरफ से रिया की आवाज आ रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। समीर और अमर एक कमरे में फंस गए। कमरे में एक पुराना पलंग था जिस पर एक कंकाल पड़ा था। कंकाल के हाथ से एक डायरी थी। अमन ने डायरी उठाई। वह एक पुरानी डायरी थी जो गांव के एक पुजारी की थी, जिसने दशकों पहले वह हवेली घुसने की हिम्मत की थी। मोहन, उसमें लिखा था। सिर्फ एक चुड़ैल नहीं थी मोहना, वह दर्पण की आत्मा है। वह उन आत्माओं को खाती है जो दर्पण में अपनी परछाई देखने की गलती करते हैं। उसका मकसद इस दर्पण को इतना शक्तिशाली बनाना है कि वह पूरी दुनिया को अपनी काली दुनिया में खींच सके। इस दर्पण को तोड़ने का एक ही तरीका है, मोहना की आत्मा को उसकी असली जगह पे वापस भेजना। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना था। उस पर लिखा था, मैंने अपने परछाई देखी, वह मुझे खींच रही है, मैं मर रहा हूं। अमन ने डायरी फेंक दी। उन्हें समझ आ गया था कि वे एक जाल में फंस चुके हैं। तभी उन्हें अपने पीछे एक मीठी मंद आवाज सुनाई दी, अकेले क्यों खड़े हो मेरे प्यारे? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहां दरवाजे पर रिया खड़ी थी। वह मुस्कुरा कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा पहले से ज्यादा गोरा लग रहा था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहां दरवाजे पर रिया खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा पहले से ज्यादा गोरा लग रहा था। रिया, अमन खुशी से चिल्लाया, तुम ठीक हो? लेकिन समीर ने उसे रोक दिया। नहीं अमन, यह रिया नहीं है। रिया हंसी, एक ऐसी हंसी जो मधुर नहीं बल्कि डरावनी थी। मैं रिया नहीं, मैं मोहना हूं। उसने अपना असली रूप दिखाया। उसके बाल सांपों जैसे लहराने लगे।
उसकी आंखें लाल अंगारों में बदल गई और उसके होठ पर नुकीले दांत दिख रहे थे। उसके फेफड़े जो पहले रिया के थे अब खून जैसे लाल रंग के फटे पुराने दिखने लगे। मोहना ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसके नाखून खंजर जैसे लंबे और नुकीले थे। तुम्हारी आत्माएं मेरे दर्पण का भोग बनेगी। अमन और समीर भागने लगे। मोहना उनके पीछे पड़ी। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। वे हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोहना हर मोड़ पर उनके सामने आ जाती थी। वे भागते हुए वापस उसी हॉल में आ गए जहां से दर्पण था। मोहना ने उन्हें घेर लिया। कोई नहीं बचेगा, मोहना गरजी। अमन ने देखा कि दर्पण से अब सिर्फ रिया की ही नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं की परछाई झांक रही थी जो दर्द से कराह रही थी। मोहना की शक्ति दर्पण से आ रही थी। अमन को अचानक डायरी की बात याद आई। मोहना की आत्मा उसकी असली जगह से वापस भेजना। उसने देखा कि हॉल में एक पुराना लोहे का स्टैंड पड़ा है जो किसी प्रतिमा का सहारा देता है। उसकी पूरी ताकत वह स्टैंड उठाया है और मोहना की तरफ भागा। मोहना ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अमन ने उस दर्पण के सामने धकेल दिया। जैसे ही मोहना दर्पण के सामने आई, उसकी परछाई दर्पण में बनी, लेकिन यह उसकी चुड़ैल वाली परछाई नहीं थी। एक डरी हुई बेबस औरत की परछाई थी। वह परछाई मोहना को वापस अंदर खींचने लगी। मोहना चीखी, नहीं, मुझे कैद मत करो। दर्पण ने एक भयानक चमक बिखेरी। मोहना दर्पण में चीखने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे पिघलकर दर्पण के सामने आने लगा। उसकी चीखें कमजोर होती गई और अंत में सिर्फ एक फुसफुसाहट रह गई। एक पल के लिए दर्पण में मोहिना के दर्द भरी परछाई दिखी और फिर सब कुछ शांत हो गया। दर्पण में सिर्फ अमन और समीर की अपनी परछाई दिखी। वे सुरक्षित थे, लेकिन सदमे में थे। उन्होंने देखा कि दर्पण में अब कोई चमक नहीं थी। वह सिर्फ एक टूटा हुआ साधारण शीशा लग रहा था। अमन और समीर जैसे जैसे हवेली के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, वे पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने गांव में जाकर सारी कहानी बताई, लेकिन गांव वालों ने उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि दर्पण महल आज भी वैसा ही है और उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। अमन और समीर ने गांव छोड़ दिया। वे दोनों हमेशा के लिए बदल गए थे। रिया कभी वापस नहीं आई। कहते हैं रूपनगर के दर्पण महल में अब भी हर अमावस की रात को एक औरत की दर्द भरी चीखें सुनाई देती है और दर्पण में देखने पर आपको अपनी परछाई के साथ साथ रिया की परछाई भी दिखती है, जो हमेशा के लिए मोहना की काली दुनिया में कैद हो चुकी थी। और सबसे भयानक बात यह है कि गांव के कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी वे दर्पण महल के पास से गुजरते हैं तो उन्हें दर्पण के अंदर से एक धीमी मीठी आवाज सुनाई देती है जो उनका नाम पुकारती है, उन्हें अंदर आने का न्योता देती है। क्योंकि मोहना कभी नहीं मरती, वह बस अपनी जगह बदलती है और वह आज भी इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का। क्या आप उस जगह पर जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।